देखो, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताइए? ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाँ, है ना। ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट से हमको क्या सीखने को मिला कि जब भी किसी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के नेचर और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को समझने के लिए हमने मैक्सवेल का राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लॉ भी पढ़ा था, और साथ ही साथ राइट हैंड रूल भी पढ़ा था। और आज हम देखने जा रहे हैं बायो सेवर्ट्स लॉ। ये 1820 में इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा ये लॉ दिया गया था, और इसको चलिए समझते हैं हम लोग। ये आपको एक कंडक्टर वायर दिख रहा है एक्स वाई, जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। हमने इस वायर में, इस कंडक्टर में एक छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है डीएल लेंथ का। कितने लेंथ का? डीएल लेंथ का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया है। और सुनिए, और इस एलिमेंट से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। इस एलिमेंट से, इस छोटे से टुकड़े से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, जहां पर हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है। किसके बारे में? इंटेंसिटी ऑफ, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और ये जो ये जो एलिमेंट है उसको हम जब पॉइंट पी से मिलाए हैं तो वो इस कंडक्टर की, यानी कि एलिमेंट की डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है, यानी इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, तो वो हम देखते हैं। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को यूं तो हम बी से डिनोट करते हैं, मगर ये हम अभी देख रहे हैं स्मॉल एलिमेंट के कारण कि सर इस कंडक्टर पे आपने छोटा सा एलिमेंट लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो उसके कारण जो इंटेंसिटी होगी वो भी छोटी सी होगी, है ना। स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी छोटी सी इंटेंसिटी होगी, तो हमने उसको डीबी से डिनोट किया है। और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। जो करंट आप उस कंडक्टर में फ्लो करा रहे हो वही करंट इस स्मॉल एलिमेंट से भी फ्लो होगी। तो इस स्मॉल एलिमेंट में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी ना पॉइंट पी पर, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये पहला चीज़। दूसरा, पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो उस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जितना बड़ा टुकड़ा आप चुनोगे ना पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। ये जो आपने छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है इसकी लंबाई, आप मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी लंबाई का आप यहाँ टुकड़ा चुनोगे, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। और तीसरा देखो, ये स्मॉल एलिमेंट को पॉइंट पी से मिलाने वाली लाइन इस एलिमेंट से जो एंगल बना रही है, इस टुकड़े से जो एंगल बना रही है, उस एंगल का साइन यानी साइन थीटा के भी, साइन थीटा के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू स्मॉल एलिमेंट टू पॉइंट पी। दोनों को मिलाने वाली लाइन और ये जो डी एल है उसके बीच का एंगल थीटा, उसके साइन मतलब साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया कि नहीं? और चौथा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये जो डिस्टेंस है स्मॉल एलिमेंट का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? अब चारों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो जो ऊपर ऊपर दिख रहा है उनको एक साथ लिखो, आई डी एल साइन थीटा, और जो आर स्क्वायर नीचे दिख रहा है तो उसको नीचे लिख दिए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं के, ठीक है, स्मॉल के ले लेते हैं। और ये आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर
और ये जो k है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमने k लिया हुआ है, उसकी वैल्यू अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होती है। यानी कि आप ऐसा सिस्टम या CGS सिस्टम किस में आप ले रहे हो, उसके हिसाब से k की वैल्यू वेरी करती है, बदलती है। तो अभी हम अगर ऐसा सिस्टम की बात करें तो ऐसे सिस्टम में ऐसे सिस्टम में k की वैल्यू देखो कितनी होती है, μ0/4 पाई। अब आप बोलेगे सर कि μ0 क्या है, तो याद करो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 1 पढ़ते थे, 2 पढ़ते थे, तो उसमें हम एप्सिलॉन 0 लिखे थे, याद है? और ये एप्सिलॉन 0 था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है ये जो μ0 है वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये विद्युत निर्वात की या रिक्त स्थान या आकाश की विद्युतशीलता थी, और ये क्या है, चुंबकशीलता। ठीक है, तो उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते थे, परमिटिविटी। हाँ, परमिटिविटी बोलते थे, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, परमिएबिलिटी, μ0 क्या है, परमिएबिलिटी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर इसकी एक वैल्यू और मैं बता रहा हूँ आपको मैं, 10⁻⁷ 10⁻⁴ कितना होता है, -7 होता है। इस बात को भी आप जान लेना। और अगर μ0 के यहाँ पे मैं वैल्यू निकालूं, ठीक है, μ0 की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए कितना होगा। μ0 = 4 पाई को आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। समझ में? ये अब देखो एक जबरदस्त वाली बात, तो ये तो कांस्टेंट था, ये उसकी वैल्यू हो गई। अब ये μ0 है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये टेस्ला क्या है बताऊं, टेस्ला जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। तो इसे आप लोग ध्यान रखें। पक्का? कैसे हुआ बताओ, इसका ये वाला यूनिट कैसे आया, देखो कैसे आया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये k की वैल्यू कितनी है, μ0/4 पाई। चलो k की वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं, है ना, k की वैल्यू यहाँ रखो, तो बोला इक्वेशन 1 दो, और हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। तो हम क्या पाएंगे, dB = μ0/4 पाई IDL sin θ/r², है ना। अब अगर हमको μ0 का यूनिट चाहिए तो आप देखेंगे साइन थीटा वो कोई वैल्यू होगी, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। 4 पाई जो नंबर्स होते हैं ना, जो नंबर्स है ना, कांस्टेंट होते हैं जो नंबर्स, यहाँ पे तो नंबर कौन कौन है बताओ, 4 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, साइन थीटा किसी एंगल का साइन, वो भी एक क्या है, नंबर ही है। जैसे साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो जो नंबर्स होते हैं उनका कोई यूनिट नहीं होता। तो यूनिट किनका हो सकता है, तो आप देखो dB का यूनिट होगा, आई का यूनिट होगा, DL का यूनिट होगा, और R² का यूनिट होगा। जो राशियां बदल सकती है ना, जिनको नाप सकते हैं, करंट को नाप सकते हैं, 4 को क्या नाप सकते हो, 4 देखे हो आप आज तक, कभी आप 4 देखे हो कभी, 4 कहाँ, तो ये 4 लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन 4 मतलब क्या, कहीं नहीं देखे हम लोग, है ना। तो इस चीज को हम नाप नहीं सकते। तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि μ0 की यूनिट जानने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। μ0 को अकेला करो आप, तो R² को इधर पलटाओगे, है नहीं, R² को उधर पलटाओगे, और IDL को आप नीचे लाओगे, तो μ0 अकेला हो जाएगा, और dB उधर चले जाएगा, और R² उधर चले जाएगा, और IDL नीचे आ जाएगा। और कांस्टेंट को इधर उधर कहीं भी लिख दो, क्योंकि हम अभी क्या क्या जानना चाह रहे हैं, केवल यूनिट जानना चाह रहे हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ इतना जो भी होगा वही किसका यूनिट होगा, यूनिट ऑफ μ0 होगा। ठीक है, μ0 का यूनिट जानने के लिए आपको इतनों का यूनिट जानना पड़ेगा। ये IDL नीचे क्यों आ गया, ऐसे ट्रांसफर हो तब नीचे आया है, R इसका ट्रांसफर होकर ऊपर गया है, μ0 अकेला है, बाकी चीजें हम नहीं लिखे क्योंकि वो कांस्टेंट है।
अब बताओ डीबी का यूनिट क्या है, तो मैं आपको बताया बेटा डीबी का यूनिट क्या है, टेस्ला। आर स्क्वायर, तो आर मतलब डिस्टेंस है, तो उसका मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन करंट है, करंट को एम्पियर में नापते हैं। डीएल दूरी है, उसको मीटर में नापते हैं, एक एक मीटर कटेगा, टेस्ला मीटर और ये प्रति एम्पियर। तो इस तरह से म्यू जीरो का यूनिट आ गया। और ये जो हमने यहाँ पे रखा, ये बायो-सेवर्ट जो लॉ है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय रूप उनको प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर ये जो आपने पॉइंट भी बनाया है, वहां पे आपने ये क्रॉस का निशान क्यों बनाया है? इसका मैं आपको कारण बताया था, तो सुनो मेरी बात। इसके लिए हम ना, जो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, वो आपको अपने दिमाग में रखना होगा। राइट हैंड रूल ये कहता है कि राइट हैंड को आप इस तरीके से फैलाओ कि ये जो अंगूठा है वो उंगलियों के परपेंडिकुलर रहे। तो है क्या, है ना? और मैंने आपको कहा था कि आप अंगूठे को उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट है, तो करंट नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये उस डायरेक्शन में अंगूठा होना चाहिए। और आपकी उंगलियां उस पॉइंट की दिशा में होनी चाहिए जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाननी है। अगर पॉइंट पी इस साइड होता तो मैं हाथ ऐसे न रखता, ऐसे रखता, तब मेरी उंगलियां उधर हो जाती, पॉइंट पी के साइड हो जाती। अभी पॉइंट पी किधर है, तो अभी ऐसे रखूंगा हाथ, और हाथ ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, अंगूठा ऊपर ही है, तो अंगूठा को ऊपर क्यों रखना है? करंट की दिशा में आपको अंगूठे को रखना है, उंगलियों को रखना है पॉइंट की दिशा में जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाननी है। जब आप हथेली को इस तरीके से व्यवस्थित कर चुके हो, अब आप हथेली की ये वाला साइड है ना, हथेली का जो खुला हुआ हिस्सा है, ठीक है, हथेली का जो सामने वाला खुला हुआ हिस्सा है, उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अंगूठा हो गया करंट के डायरेक्शन में, उंगलियां हो गई पॉइंट के डायरेक्शन में। अब बताओ हथेली का ये खुला वाला हिस्सा यानी गोरा वाला हिस्सा, ये किधर जा रहा है? अंदर। तो पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इन साइड, अंदर तरफ, टू इन साइड, जो भी है। समझ में आया? पक्का? और अंदर की ओर है इसलिए हमने उसको क्रॉस से दिखाया है, बाहर की ओर होता तो हम डॉट से दिखाते। तो ये दिशा आपको बतानी थी, और ये यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। कहीं पे आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है? ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक।